आए दिन फिर से भारत और नेपाल के बीच कुछ संबंध सही होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये विवाद कोई नया भी नहीं है। और ये विवाद है उत्तराखंड के पास का काला पानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के हिस्सों का। नेपाल में आने वाली कई सरकारें जो बाहरी ताकतों के प्रभाव में आकर वो बार बार ऐसे अनाप शनाप बयान देती है और वो कहती है बार बार कि ये जो तीनों हिस्से हैं जो रियल में वर्तमान में आपके भारत का हिस्सा है, लेकिन ये कहती है कि ये हिस्सा मेरा है। इतना ही नहीं, नेपाल के केंद्रीय जो बैंक है, इस बैंक ने हाल ही में अपने नए 100 रुपए के नोट में ये तीनों ऐसे हिस्से को दर्शा दिया है, जो किसी पागलपन से कम नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीति का प्रभाव है, जो नेता होते हैं वो राजनीति प्रभाव में आके ऐसे ऐसे काम और बयान दिया करते हैं। सच्चाई ये है कि ब्रिटिश काल से ही हमारा ये क्षेत्र हो चुका था, क्योंकि 1814 से 16 के बीच एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, जिसको आप एंग्लो गोरखा वॉर भी कहते हैं। और इस वॉर में लगभग नेपाल ने अपना 1/3 हिस्सा खो दिया था। यहाँ देखिएगा, इसके तहत हुई थी सुगौली की संधि 1816, और इस संधि के तहत काली नदी के हिस्से को हमने बॉर्डर माना था, यानी ब्रिटिश काल में। और उसमें कहा गया था कि मानिए ये काली रिवर बह रही है तो इसके ईस्ट का हिस्सा ये नेपाल का होगा और इसके वेस्ट का हिस्सा जो होगा वो इंडिया का होगा। यानी काली नदी के पश्चिमी हिस्से को ही नेपाल और इंडिया के बीच का बॉर्डर माना गया था। उसके अलावे नेपाल ने कुमायूं, गढ़वाल और कुछ तराई जो क्षेत्र थे वो सभी ब्रिटिश को सौंप दिए। मतलब लगभग 1/3 हिस्सा इसमें नेपाल ने अपना खोया था। इसके अलावे जब संधि हुई उस वक्त कंपनी की ओर से संधि किसने किया था? जॉर्ज रामसे। और नेपाल की ओर से थे जंग बहादुर थापा। ये भी आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे संधि हुई थी और उस समय कहा गया था कि अब जो नेपाल की सेना है उसमें अब किसी अन्य देश की सेना को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और गोरखा जो रेजिमेंट है उसका इसी समय उदय किया गया और कहा गया कि अब जो गोरखा है वो भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। उसी समय से गोरखा भारतीय सैनिकों में शामिल होता आया है और आज भी गोरखा का आपके देश की सेनाओं में अहम भूमिका है। लेकिन ये मुद्दा उठ क्यों रहा है? आपको आए दिन दिख रहा होगा कि जानबूझ के बाहरी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती है। जैसे हमने देखा बांग्लादेश में, हमने देखा अभी नेपाल में, हम तो हमेशा देख रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये सब जगहों पे खुद की ताकतें नहीं है, ये जानबूझ के भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है और उन सभी देशों में फंडिंग भी की जाती है। अब देखिए, ये जो नेपाल है, ये नेपाल कहीं ना कहीं ये जो बयान दे रहा है ये ऐसे वैसे नहीं दे रहा है, इस पे कहीं ना कहीं चाइना का प्रभाव है। लेकिन हम जानते हैं कि नेपाल का लगभग व्यापार इंडिया से ही होता है। अगर 1-2 दिन हमने व्यापार को रोक दिया तो यहाँ पे खाने के संकट भी हो सकते हैं, ये स्थिति है। लेकिन चूंकि नई सरकारें हैं, ये कुछ नया नया बयान देके और खास के वहाँ के लोगों के विश्वास को जीतना चाहती है। अगर मान लीजिए कि चाइना का प्रभाव इस पे पड़ा, अगर चाइना यहाँ पे आ भी गया तो बहुत तो वो क्या करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ पे रोजगार तो लगेंगे, लेकिन बाकी जो व्यापार इंडिया से 80 से 90% जो हो रहा है वो तो नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे चाइना इसको अपने ट्रैप में फंसाएगा और ट्रैप में फंसाएगा तो फिर वहां से निकल नहीं पाएगा। लेकिन हमारे देश की प्रवृत्ति है कि हमने आज तक किसी को हेल्प किया या हमने किसी के साथ व्यापार किए तो हमने उस पर कभी भी गलत निगाह नहीं रखा। लेकिन चाइना वो चीज़ नहीं है। अगर ये हेल्प भी करता है, अगर ये व्यापारिक संबंध स्थापित भी करता है तो धीरे धीरे नेपाल को अपने ट्रैप में फंसा लेगा। अब यहाँ से दिक्कतें क्या होगी कि अगर नेपाल में ऐसा कुछ भी होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित इंडिया का हर चीज़ होने वाला है। क्योंकि अगर नेपाल में चाइना अपनी पकड़ को मजबूत करता है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे वो सैन्य बेस खोल सकता है, वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाएगा। फिर कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार को इसके प्रभाव में आना पड़ेगा और उस समय चाइना जो भी कहेगी वो नेपाल की सरकार को मानना पड़ेगा। और हमारे पड़ोसी देश में इस तरह का घटना होना, इस तरह के कार्य का होना इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत गलत साबित होगा। इसलिए भारत की सरकार को इस मुद्दे पे जितनी जल्दी हो आके बात करनी चाहिए। ऐसे सच ये है कि ये हिस्सा मेरा ही है, लेकिन नेपाल जब जब ऐसा लगता है वो इस मुद्दे को उठा लेता है। और अभी हम हाल ही में भारत की सरकार इसी कैलाश की यात्रा के लिए भारत के लोगों को भेजने वाली है। इसी रास्ते से होकर हम यहाँ की यात्रा को जाते हैं, यानी इंडिया से मानसरोवर जाने का सबसे आसान और सुगम रास्ता लिपुलेख दर्रा है।
तो इतनी सारी कहानी को समझने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या नेपाल का जो मांग है, क्या ये मांगे सही है? क्या नेपाल आए दिन बार बार ऐसे मांग को उठाता है तो क्या ये सही है? क्योंकि हमारा ये कहना है कि अगर आपको ये हिस्सा लेना ही था, अगर ये हिस्सा आपका ही था, तो आप कहते 1947 के समय जब देश आज़ाद हुआ था कि हाँ ये हिस्सा मेरा है, लेकिन उस समय से आपने एक भी विवाद नहीं किया था। जहां तक कि इस क्षेत्र में नेपाल की सरकार ने कहा था भारतीयों को, यानी भारत की सरकार को, कि आप 18 सैन्य चौकी स्थापित करिए ताकि इस क्षेत्र की सीमा की रक्षा की जा सके। हाँ, इसमें थोड़ा मोड़ा विवाद जब हुआ भी था तो 1997 में हमने एक बैठक बुलाई थी और फिर वहां पे विवाद को सुलझा लिया गया था। लेकिन आए दिन बार बार इस मुद्दे को उठाया जाना ये हकीकत तो है नहीं, लेकिन ये बाहरी दबाव में आकर, कुछ बाहरी ताकतों के प्रभाव में आकर, और ये नेपाल ऐसे ऐसी बयान को दिए जा रहा है और कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आए दिन आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफी चर्चे में रहा है और फिलहाल अभी तो पूरी चर्चे का ही विषय बना हुआ है। तो आपको इसमें कितनी बातें समझ में आई, और जो बातें समझ में आई तो आप बताएंगे कि क्या नेपाल का ये मांग जायज है? हमें तो नहीं लगता है कि ये मांग जायज है, क्योंकि लंबे समय से ये तीनों का तीनों हिस्सा भारत के हिस्सों में ही है। जहां तक कि काली नदी की बात करेंगे तो ये लिम्पियाधुरा के हिस्सों से ही निकल के आती है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम इतने ही मुद्दे को आपके सामने रखा, और अगर आपको लगता है कि नेपाल की मांग जायज है तो आप यस लिखेंगे, अगर जायज नहीं है तो आप नो लिखेंगे। धन्यवाद।